नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग बुलेटिन और आपके साथ मैं हूं राज ठाकुर। सरकारी स्कूलों में पढ़ाई का अंदाजा हर कोई लगा सकता है और हरियाणा के सरकारी स्कूलों की तो बात ही अलग है। यहां सरकारी स्कूलों में दाखिला लेने वाले बच्चे स्कूल आते हैं लेकिन पढ़ाई नहीं करते, बस खेल कूद कर वापस लौट जाते हैं। अब वो पढ़ाई करें भी तो कैसे जब स्कूलों में टीचर ही नहीं है। बिग बुलेटिन में आज हम चर्चा इसी पर करेंगे कि ऐसे कैसे पढ़ेगा और बढ़ेगा हरियाणा। करीब 300 के करीब स्कूल हैं जहां टीचर ट्रांसफ़र होके चले गए या रिटायर हो गए। इस कारण से वहां कोई टीचर नहीं थे शुरुआत में। लेकिन स्कूल समर वैकेशन के बाद जब खुले तो हमने एक सर्कुलर जारी किया है जिसके तहत ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर को हिदायत दिया गया, क्योंकि अभी जनरल ट्रांसफ़र होने जा रहा है तो राशनलाइजेशन के मुताबिक उनको जितने टीचर चाहिए उतने मिल जाएंगे। तब तक वो अपने ब्लॉक में नियरेस्ट स्कूल से एक टीचर वहाँ डेपुटी करते हैं। तो इसीलिए कायदे के मुताबिक ऐसे स्कूल 300 के करीब हैं जहां कोई एक टीचर परमानेंटली पोस्टेड नहीं है। सुन लिया आपने, गजब का जुगाड़ तंत्र चल रहा है हरियाणा के शिक्षा महकमे में। सूबे के 300 सरकारी स्कूल बिन शिक्षक के चल रहे हैं। बच्चे आते हैं, खेल कूद कर लौट जाते हैं। न क ख ग घ पढ़ाने वाला कोई है और न ही ABCD बताने वाला। अब नए सत्र में महकमा नया जुगाड़ बैठा रहा है। फिर से सुन लीजिए, मनोहर राज में शिक्षा महकमे का मास्टर प्लान है क्या। करीब 300 के करीब स्कूल हैं जहां टीचर ट्रांसफ़र होके चले गए या रिटायर हो गए। इस कारण से वहां कोई टीचर नहीं थे शुरुआत में। लेकिन स्कूल समर वैकेशन के बाद जब खुले तो हमने एक सर्कुलर जारी किया है जिसके तहत ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर को हिदायत दिया गया, क्योंकि अभी जनरल ट्रांसफ़र होने जा रहा है तो राशनलाइजेशन के मुताबिक उनको जितने टीचर चाहिए उतने मिल जाएंगे। तब तक वो अपने ब्लॉक में नियरेस्ट स्कूल से एक टीचर वहाँ डेपुटी करते हैं। तो इसीलिए कायदे के मुताबिक ऐसे स्कूल 300 के करीब हैं जहाँ कोई एक टीचर परमानेंटली पोस्टेड नहीं है। वाह साहब वाह, शिक्षकों की कमी दूर करने का क्या फॉर्मूला तैयार किया है आपके महकमे ने। खैर छोड़िए, अब महकमे के मंत्री की दलील भी सुन लेते हैं। शिक्षक के बिना कोई बच्चा नहीं रहेगा आने वाले दिनों में, चाहे वो कॉलेज है, चाहे स्कूल है, चाहे प्राथमिक स्कूल है। हमारी ये फ्लैगशिप कार्यक्रम है कि कोई अध्यापक बिना बच्चे के नहीं रहेगा और कोई बच्चा बिना अध्यापक के। मंत्री जी, आखिर कब तक इंतजार करें? आपकी हुकूमत के 2 साल पूरे हो चुके हैं और अभी तक शिक्षा की बदरंग तस्वीर बदली नहीं है। मंत्री जी, जरा उन मासूमों के बारे में सोचिए जिनकी जिंदगी अंधकार में गुजर रही है। सुनिए उनके सवाल जो रोज इस उम्मीद में कंधे पर बोझ लेकर आते हैं कि शायद आज मास्टर जी आ जाएं। जी, हमारे स्कूल में अध्यापक पूरे नहीं है, सारी पोस्टें अधिकतर पोस्टें खाली हुई हैं और पढ़ाने के लिए टीचर नहीं है। हमारा रिजल्ट इस कारण से बहुत ही खराब आता है। सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, मगर ये कागजी कार्रवाई तक ही सीमित रहा है। गंभीर समस्या है। सब माँ बाप बच्चों को अब स्कूल से उठा रहे, कह रहे कि अब तुम्हें कुछ नहीं आता तो तुम कैसे स्कूल में रहोगे। इससे तो अच्छा कि घर के काम काज ही किए जाए। सभी लड़कियां स्कूल से उठ रही हैं। हमें यह डर है कि कहीं हमें भी इस स्कूल से हटा दिया न जाए। ये बयां करने के लिए काफी है कि हरियाणा के सरकारी स्कूलों में दाखिला लेने वाले बच्चों का शैक्षणिक विकास कितना हो रहा है, वो कैसी शिक्षा ले रहे हैं और अगर यही हाल रहा तो उनका भविष्य क्या होगा। ETV न्यूज के लिए चंडीगढ़ से अनूप कुमार की रिपोर्ट। ये कैसी शिक्षा नीति, बिग बुलेटिन में बिग डिबेट की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ वीरेंद्र चौहान हैं जो प्रवक्ता है बीजेपी के। बहुत बहुत स्वागत वीरेंद्र चौहान जी आपका। बीबी बत्रा जी हमारे साथ, नेता है आप कांग्रेस से, वरिष्ठ नेताओं में शुमार, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। अरविंद भारद्वाज जी हमारे साथ जो प्रवक्ता है इनेलो से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है साहब। और RK वालिया जी जो शिक्षाविद है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। आपसे तमाम पहलुओं पर जानने की कोशिश करेंगे। आप सबके साथ साथ भूपेंद्र सिंह जिष्टू हमारे साथ होंगे जो डेप्यूटी न्यूज एडिटर है ETV हरियाणा के। आप समीक्षा के तौर पर हमारे साथ होंगे, समीक्षक के तौर पर आपसे बारीकियों को समझने की कोशिश करेंगे। इस चर्चा की शुरुआत मैं आपसे करना चाहूंगा वीरेंद्र चौहान जी
एक बयान रामविलास शर्मा जी बार बार देते हैं, कोई बच्चा बिना अध्यापकों के नहीं, कोई अध्यापक बिना बच्चे के नहीं। ये जो बयान है लगातार हम सुनते आए हैं, लेकिन बदला कुछ भी नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं कह सकते कि बदला कुछ भी नहीं है। पहले जिस स्थिति में हमको स्कूली शिक्षा का तंत्र मिला था, उसमें उसको सुधारने के लिए अनेक चीजों में बदलाव आया है, अनेक इंप्रूवमेंट्स जैसे हुई हैं, बहुत सारी डायमेंशंस पर ठोस काम हुआ है। जैसे जब हमको स्कूल शिक्षा तंत्र मिला था, उस समय का आपको राज्य ध्यान हो कि स्कूलों में जो नो डिटेंशन की पॉलिसी थी, उसके कारण से स्कूली शिक्षा का स्तर बहुत नीचे छू गया था और इसके आंकड़े वो बहुत सारे अध्ययनों में सामने आ रहे थे। वो पॉलिसी जाने के बाद चीजों में सुधार आना शुरू हुआ। स्कूलों में जो परिणाम अच्छे आए हैं, उसके लिए क्वालिटी इंप्रूवमेंट सुनिए। नहीं वीरेंद्र चौहान जी, नहीं, हाँ। इस पर मुझे आपत्ति है। आप कह रहे हैं नतीजे अच्छे आए हैं, कौन से नतीजे अच्छे आए हैं, जरा वो बता दीजिए। मेरा वाक्य आपने पूरा सुना नहीं साहब, आप पहले इसी पर कह रहे हैं ना, मैं उसी पर आ रहा हूं। कह रहे हैं कि नतीजे अच्छे आए हैं। सुन तो लीजिए मैंने क्या कहा। राज्य यही तो गड़बड़ होती है। मैंने कहा स्कूलों में नतीजे अच्छे आए, इसके लिए क्वालिटी इंप्रूवमेंट कार्यक्रम शुरू किया गया है। कई तरह के उसके डायमेंशंस हैं। नतीजे अच्छा है उसका एक छोटा सा वो देता हूं मैं आपको नमूना। पिछला जो साल था उसकी तुलना में अब की बार बड़ा परिवर्तन तो नहीं आया, लेकिन 10वीं और 12वीं के दोनों के नतीजों में कुछ सुधार हुआ है। यह रिकॉर्ड की बात है। दूसरी बात, ये एक बड़ा प्रश्न जो हमारे सामने था वो ये कि बड़ी संख्या में फर्जी दाखले हो रखे थे, जहां स्टूडेंट नहीं थे और शिक्षक वहां पर अपने आप को बनाए रखने के लिए, आपको मालूम है इस सरकार ने आके ट्रांसपेरेंसी के साथ विद्यार्थियों का जो मूल्यांकन करना शुरू किया कि कहां पर हैं। ऑनलाइन जब चीजें होनी शुरू हुई तो 4 लाख से अधिक फर्जी दाखले पाए गए। उसके बाद वीरेंद्र चौहान जी, आवश्यक था कि चीजों को रेशनलाइज करें। सच्चाई ये है कि 300 स्कूलों में अध्यापक नहीं है। हालात कैसे होंगे, बच्चे स्कूल में जाकर क्या करते होंगे, जरा अंदाजा लगाइए। मैं उसका भी उत्तर दे रहा हूं। हमने सुधार की दिशा में बहुत सारे कदम उठाने शुरू किए। एक बड़ा प्रश्न राज्य यही है कि अभी भी स्कूलों में जितने अध्यापक चाहिए, वो एसीएस का आपने एक बाइट सुनवाई, वो सत्य है, वो सही है, उसको कोई नकार नहीं सकता। अभी भी 2 सालों में जितने शिक्षक वीरेंद्र जी, 2 सालों में आप स्कूलों में शिक्षक नहीं दे पाए। मैं उत्तर दे दूं आपने जब आप सत्ता में नहीं थे उससे पहले बयान दिया जाता है, रामविलास शर्मा जी से लेकर तमाम बड़े नेता आपके बयान देते हैं कि हम जेबीटी का जो मसला चल रहा है, अगर पक्ष में आता है 3 दिनों के अंदर हम लगा देंगे इन सबको, लेकिन वो नहीं हो पाया। 40 दिन तक सिंगल बेंच ने आपको कहा कि आप लगा सकते हैं, 40 दिन तक आप कुछ नहीं कर पाए, उसके बाद डबल बेंच में मामला चला जाता है। हकीकत ये है साहब, 300 स्कूलों में बच्चे किताबें, पानी या फिर मिड डे मील से नहीं जूझ रहे, बच्चे जूझ रहे हैं अध्यापक से, शिक्षक ही नहीं है साहब। मैं वही कह रहा हूं कि शिक्षकों की नियुक्ति के मामले में पिछली सरकार ने इतने कानूनी पचड़े छोड़े हुए हैं। मैं पूछूंगा बतराई से, आप अपनी सरकार पर इस सच्चाई से कैसे इनकार हम करेंगे नहीं बोल रहे, अदालतों में जो मुकदमे पेंडिंग पड़े हैं, क्या उनको निपटाना, नतीजा आया वहां आपने क्या किया, आप मुझे उस पर जवाब दे देना। लीजिए आप चौहान जी मुझे एक चीज बता दें कि जेबीटी का जब नतीजा आया, सिंगल बेंच ने जब नतीजा दिया, उन्होंने कहा कि आप लगा सकते हैं। आपने कहा था जब आप सत्ता में नहीं थे 3 दिन में हम लगाएंगे, 40 दिन बीत गए, आप नहीं लगा पाए, मामला डबल बेंच। लीजिए, अदालत में जो चीज लंबित थी, निर्णय आने के बाद प्रक्रियाओं को फॉलो करेंगे कि नहीं करेंगे? अगर नहीं करेंगे तो ये तमाम बातें राजनेता क्यों नहीं सोचते चौहान जी? जब सत्ता में नहीं होते उससे पहले सिर्फ वोट बटोरने के लिए कह देते हैं 3 दिन में हम कर देंगे, पहली कदम से हम कर देंगे। ये बयान आप ही के थे ना? राज्य सुनिए तो सही चौहान जी, ये बयान आप ही के थे या नहीं? मैं फिर कह रहा हूं कि जब कोई मामला अदालत की देखरेख में चल रहा हो, उसमें आप फिर चूक कर दें जल्दबाजी में और फिर कोई नई लिटिगेशन पैदा हो जाए, ऐसा चाहेंगे क्या? वाह। हम लोग सारी प्रक्रियाओं को पूर्ण करके जल्द से जल्द हरियाणा के विद्यालयों में शिक्षकों की जो कमी है उसको पूर्ण करेंगे। उसके लिए हर संभव प्रयास हो रहा है। चौहान साहब, काफी वक्त हर दिशा में काम चल रहा है। जी, क्या ये बातें पहले पता नहीं होती राजनेताओं को? उसमें कांग्रेस पार्टी भी आती है कि जब चुनाव का वक्त होता है तो बड़े बड़े बयान दे देते हैं और बाद में टेक्निकलिटीज गिनवाते हैं। राजी, सबसे बड़ी बात तो ये मैं कहूँगा कि ये राजनीतिक इशू नहीं है। मेरे को लगता है कि मेरे मित्र यहाँ बैठे हैं, इनको सिर्फ कांग्रेस के नाम का एक फोबिया हो गया है। पिछली सरकार, पिछली सरकार, पिछली सरकार। ये शिक्षा का स्तर गिरना एक चिंता का विषय है। मैं सिर्फ 1 मिनट आपका लूँगा। बोले। जो मेरे सामने जो बात हुई, मैं शिक्षा के स्तर की बात करना चाहता हूँ।
हमारे हाई कोर्ट के जज और हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के जज रहे जस्टिस VM जैन, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आज से 26 साल पहले की बात आपको बता रहा हूँ। वहाँ पर एक क्लर्क आता है कोर्ट के अंदर रोडवेज डिपार्टमेंट से और आके जज के सामने एज ए विटनेस पेश हो जाता है, और जज साहब वहाँ पर उसको कहते हैं कि अपने साइन करके अपना डिसीजन लिख दो। वो व्यक्ति, वो क्लर्क उस समय अपने नाम के साथ लिखने के साथ क्लर्क की स्पेलिंग ठीक ना लिख सका। वो तमाम चीजें ठीक है। नहीं, लेकिन बत्रा जी, मूल सवाल पर वापस आते हैं। एग्जांपल के लिए वक्त नहीं मेरे पास, और भी मेहमान हैं। आप एक बात बताएं, कृषि में नंबर 1 हरियाणा, शिक्षा में नंबर 1 हरियाणा, ये आपका नारा था। कितना सच्चा कितना झूठा हम नतीजों में जानते हैं। 50% का आंकड़ा आप नहीं छुपाते थे। और आप लोग रहने दीजिए ना, आप रहने दीजिए। 9.5 साल में कितने शिक्षक नियुक्त हो पाए? ऐसे बीजेपी की आदत है बीच में बोलने की और ऐसे बातें। जो सवाल मैंने पूछा उस पर आप आ जाएं, एग्जांपल कोट करना छोड़ दीजिए। मेरे हिस्से की बात है, मैं अपने जब इनका जवाब पर आ जाएं, जवाब पर आ जाएं, ठीक है। जेबीटी टीचर्स के बारे में आपने कहा, इस बात के लिए कितनी सरकार संजीदा रही उनको लगाने के लिए? बिकॉज प्रीवियस गवर्नमेंट की रिक्रूटमेंट थी। ट्रांसफर पॉलिसी के अंदर आज तक सुधार लाने की बात करते हैं। भाई तुम्हारी 2.25 साल से सरकार है, उस ट्रांसफर पॉलिसी में अपना सुधार लाइए। कौन रोकता है आपको? पिछली सरकार गाते गाते इनकी सरकार चली जाएगी और कुछ नहीं होता। ठीक है बत्रा साहब, आपकी ये बात हम मानते हैं और हमने चौहान जी से उस बाबत तीखे सवाल पूछे भी। लेकिन मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आप कहते थे कृषि में नंबर 1 हरियाणा, शिक्षा में नंबर 1 हरियाणा। अरे भाई कौन सा शिक्षा में नंबर 1 हरियाणा? कहां हुआ? 50% नतीजों में तो आप पहुंच नहीं पाए। आपके वक्त में भी हाल वही था, यहां पर भी हाल वही है। बत्रा साहब, ऐसे है कि एजुकेशन के स्तर को सुधारने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आवश्यकताओं पर नहीं जाएंगे, कोशिशों पर आएंगे। क्या कोशिशें आपने की थी? आपने ये कोशिश की थी कि आपने बच्चों को फेल करना बंद कर दिया था, उसके कारण शिक्षा में कहीं ना कहीं गिरावट तो आई थी। बत्रा जी, ये राजनीतिक इशू नहीं है। ये आपके कहने से नहीं होगा साहब। नहीं, बिल्कुल ठीक बता रहा हूं। बिल्कुल शिक्षाविद हमारे साथ हैं, टीचर्स की डेडिकेशन चाहिए। नहीं बत्रा साहब शांत हो जाएं। आर.के. वालिया जी, क्या ये राजनीतिक इशू नहीं बना दिया गया पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से? क्योंकि 50% नतीजों पर हम पहुंच नहीं पाते, बातें हम करते हैं आसमान छूने की। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि शिक्षा राजनीति का विषय है ही नहीं। लेट्स टॉक समथिंग विच कैन इम्प्रूव द एजुकेशन स्टैंडर्ड्स इन आवर कंट्री। बड़े दुख और खेद की बात है कि सरकारें आती जाती रहेंगी और प्यारे विद्यार्थी बच्चे जो हैं वो सफ़र करते रहते हैं इस बात के लिए, और नीतियाँ ऐसी हों जो कुछ काल तक चलती रहें और सरकारें बदल जाए पर नीति ना बदले। सही। शिक्षकों की टाइम पर रिक्रूटमेंट हो, बच्चों के लिए सिलेबस हो, उनके पहनने के लिए वर्दियाँ हो, और टाइम टू टाइम अगर टीचर नहीं रिक्रूट हो रहे तो कुछ प्राइवेट टीचर लेके क्लासेस बिना बच्चों के अध्यापकों के नहीं जानी चाहिए। और जब ये इतना बड़ा वो हो जाता है तो मेरे ख्याल से एक शिक्षा का एक, मैं तो इसको क्या कहूँगा कि भ्रष्टाचार है। हमें शिक्षा को एक अच्छी रूपरेखा देनी है, नीति देनी है, ताकि आने वाले विद्यार्थी कुछ कर सके समाज के अंदर। पर आज का हमारा जो विद्यार्थी है वो बेचारा दिशाहीन, दिशाविहीन होता जा रहा है, क्योंकि बताने वाले, समझाने वाले कुछ नैतिक स्तरों के ऊपर नहीं आ रहे। और उसका कारण ये हो रहा है कि राजनीतिक दल आपस में ही इसी विषय को लेकर लड़ते झगड़ते रहते हैं कि क्या करें। पर हमारा कहना ये है कि शिक्षा सब मिलजुल कर एक ऐसी नीति बनाएं। सर्वदलीय बैठक अगर कश्मीर इशू पर हो सकती है तो वाई नॉट फॉर दिस थिंग एजुकेशन? लेट्स सिट टुगेदर, पुट आवर हेड्स टुगेदर एंड ट्राई टू फाइंड अ वायबल सोल्यूशन। बिल्कुल ठीक है। और ऐसा सोल्यूशन जो आने वाले कुछ सालों में पंचवर्षीय नीति बना लीजिए, 5 ईयर प्लान बना ले, शॉर्ट टर्म प्लान बना ले, कुछ तो ऐसा करें जिससे कि एजुकेशन हमारी बिल्कुल सही है। हमारे साथ अरविंद भारद्वाज जी भी है, इनालो के प्रवक्ता आप है साहब। पिछली सरकार से लेकर अब तक लगभग 12 साल, क्या शिक्षा की सूरत बदलती दिख रही है आपको? INLD क्या सोचती है इस पर? राज ठाकुर जी, जब हरियाणा प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी थी तो शिक्षा मंत्री बने रामविलास शर्मा जी ने बयान दिया था कि हरियाणा प्रदेश में 34,000 टीचर्स की कमी है और हम जल्द भर्ती पूरी करेंगे। आज इनकी सरकार को लगभग 2 वर्ष होने को है जिसमें एक भी नहीं भर्ती, एक टीचर ये भर्ती नहीं कर पाए। 3 बार स्टेट के 3 एग्जाम हो चुके हैं, स्टेट
लेवल 1, 2 और 3 उनके रिजल्ट आ चुके हैं। आज तक उनको कोई ज्वाइनिंग या इंटरव्यू उनके नहीं हुए। इसके अलावा हजारों ऐसे जो टीचर्स हैं, जो जेबीटी और गेस्ट टीचर्स हैं, वो आज भी सड़कों पर हैं। इसके अलावा जो कंप्यूटर टीचर्स हैं 2000 से ज्यादा हरियाणा में, जिन्हें 9 महीने के लिए जिन्हें भर्ती किया जाता है, उसके बाद उन्हें निकाल दिया जाता है और फिर वो बेचारे धरना प्रदर्शन करते हैं। उनके ऊपर पुलिस से लाठियां डलवाई जाती हैं, वाटर कैनन चलाई जाती हैं, उसके बाद फिर उन्हें भर्ती किया जाता है। तो आज हरियाणा प्रदेश की हालत है कि एजुकेशन को लेकर चाहे लाख दावे भारतीय जनता पार्टी करती हो, इन्होंने पिछली से जो स्थिति थी कांग्रेस की सरकार में, उससे भी ज्यादा बदतर करने का काम किया। चौहान साहब ने बोला कि नो डिटेंशन पॉलिसी गलत थी कांग्रेस की, मैं भी मानता हूं वो बिल्कुल गलत थी। उसने हरियाणा एजुकेशन सिस्टम का बेड़ा गर्क किया, परंतु आपने आज क्या किया? ये कहते हैं हमने उसे हटाया। कहां हटाया साहब आपने? आज भी हरियाणा प्रदेश में पिछले 2 साल में आपकी सरकार में आज भी नो डिटेंशन पॉलिसी लागू है। और मैं ये भी बताना चाहूंगा, आज हरियाणा प्रदेश में 1075 ऐसे स्कूल चलते हैं जिनमें सिर्फ सिंगल एक टीचर पढ़ाता है, और इसके अलावा 3000 स्कूल ऐसे हैं जिनमें प्रिंसिपल या हेडमास्टर ही नहीं है हरियाणा प्रदेश में। ये है आंकड़ा। और जो स्पोर्ट्स का जो फंड है स्कूल में जो दिया जाता है सालाना जो है वो सिर्फ 2 रुपए दिया जाता है प्रति बच्चा। ये आज हमारे स्कूलों की हरियाणा प्रदेश की हालत है। पीछे अभी क्या हुआ था कि जब बुक्स हरियाणा गवर्नमेंट नहीं प्रोवाइड कर पाई। ठीक है अरविंद जी, वापस आपके पास आऊंगा। भूपेंद्र जी स्टूडियो आपके पास आ रहा हूं। 4 दीवारों को हम स्कूल नहीं कह सकते अगर वहां पर पानी नहीं होगा, किताबें नहीं होगी, और सबसे अहम अगर शिक्षक नहीं होगा तो स्कूल तो वो कम से कम नहीं है। बिल्कुल राज, देखिए जो हालात अभी हरियाणा के एजुकेशन सिस्टम के हैं, पड़ोसी राज्य छोटे राज्य हैं, हिमाचल है, आपका पंजाब है, इनसे सीखने की बड़ी ज़रूरत है। जैसा कि अभी हमारे शिक्षाविद भी कह रहे थे कि हमारे वहाँ जो एजुकेशन सिस्टम है इसको राजनीति से अलग करना होगा। अपने जो तंत्र है उसको मजबूत करने के लिए एक नीति बनानी होगी, ना कि हम इसको एक दूसरे पे पटकते रहें, कभी कांग्रेस कभी बीजेपी। देखिए इसके लिए एक सर्वोच्च एक लाइन खींचनी होगी कि इस दायरे के अंदर, इस समय सीमा के अंदर हम इसको सुधारेंगे। अभी तक 2 साल बीजेपी के हो गए हैं, जैसा कि कांग्रेस के शासनकाल में रहा, हम उसको बार बार नहीं दोहरा सकते। इसको हमें राजनीति से ऊपर विचार रखना होगा, राजनीति से ऊपर विचार रख के इसके लिए पॉलिसी कुछ ऐसी बनानी होगी जिससे हमारे बच्चे जो हैं नौनिहाल हैं वो शिक्षा को अच्छे से ग्रहण करें और बेहतर कंपटीशन के साथ दुनिया के साथ जूझें। जैसे कि अभी बच्चों की बाइट सी सुन रहा था, अभी आपकी स्टोरी में चल रही थी कि वो बोल रहे हैं कि स्कूल जाना ही नहीं, लड़कियां बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना की बात हो रही है, लेकिन स्कूल की बच्चियां कह रही हैं उनका स्कूल छुड़ाया जा रहा है क्योंकि स्कूल में टीचर नहीं है। ये बहुत दुखद है और बहुत ही मतलब जिसे कहें कि मतलब ये हालात अच्छे नहीं है हमारे एजुकेशन सिस्टम के लिए। बिल्कुल सही। वीरेंद्र चौहान जी, आप जरूर बयान देना चाहेंगे, जरूर प्रतिक्रिया देना चाहेंगे जो आईएनएलडी के प्रवक्ता ने कहा, लेकिन उसके साथ साथ एक अहम पहलू, 40,000 बच्चे ऐसे प्राथमिक स्कूल के जिन्हें 0 से 9 तक की काउंटिंग नहीं आती, ABCD वो नहीं बोल पाते। हम बढ़ जाएंगे, हम पढ़ लेंगे, लग रहा है आपको? राज जी, यही मैं बात आपको कह रहा था कि जो वो नो डिटेंशन पॉलिसी का एक गलत प्रयोग हुआ हरियाणा में, उसका नतीजा है। और इस बात से आप सहमत होंगे कि नहीं, जब चीजें बिगड़ती हैं शिक्षा के मामले में खासतौर पर, वो रातों रात या 1-2 साल में भी नहीं बदलती हैं। चीजों को सुधरते सुधरते समय लगता है। हमने एक बिंदु को पकड़ के चीजों को इंप्रूव करना शुरू किया। एक बहुत महत्वपूर्ण काम नो डिटेंशन पॉलिसी तो आज भी लागू है हरियाणा प्रदेश में। ट्रांसफर्स को लेकर के एक बहुत बड़ा गोरख धंधा की परंपरा पूर्व की सरकारों के कार्यकाल में चलती आ रही थी, और ऐसा होता था कि कहीं तो शिक्षक वो ले दे के जो पैसे दे देकर तबादले कराने वाला जो धंधा चलता था, उसके कारण एक स्थान पर जहां आवश्यक नहीं है वहां लोग रहते थे और जहां आवश्यक है वहां लोग नहीं जाते थे। इस सरकार ने आके सभी स्कूलों का एक मुश्त रेशनलाइजेशन हर स्तर पर किया, जहां आवश्यकता जितनी है उसका आज हमारे पास डेटा चौहान जी कर चुके हैं। क्या आप कर चुके हैं? आपकी जो तमाम चीजें थी वो 2 साल पूरे होने को आए हैं, पूरी हो नहीं पाई है, और उसी का ये नतीजा है कि आज हम बिग बुलेटिन कर रहे हैं। 40,000 बच्चों का मैं एग्जांपल दे रहा हूं, 300 स्कूलों के लिए मैं आपको कह रहा हूं कि वहां पर एक शिक्षक नहीं है। जो हमने कर दिया उसके परिणाम आ रहे हैं और आएंगे। नहीं, आपने क्या किया है? आपने किया क्या है सरकार ने, वो हम बता दें। गीता ज्ञान आप दे रहे हैं। नहीं साहब, गीता ज्ञान पर आपत्ति क्यों है आपको? साहब गीता ज्ञान, मुझे इसलिए आपत्ति है कि आप बेसिक चीजों पर पहले जाते हैं। आप किताबों की बातें करते
आप पानी की बातें करते, आप टीचर की बातें करते, रोकूंगा आपको। और चीजों की बातें की। आप जब ये शिक्षा कहते साथी हैं कि नाम की गीता मैगजीन ज्ञान के बेसिक संपादक को आप आवश्यकता बता नहीं देते, है, तो अलग-अलग मुझे चीजें की जाती आपके है साहब। चिंतन पर सवाल उठाने का अधिकार है। नहीं साहब, गीता ज्ञान भी साहब, आवश्यक है, बहुत और वो आवश्यक भी है। बेसिक है। हम कहते हैं, वीरेंद्र चौहान जी, हम कहते हैं बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, लेकिन तब जरूरी है जब बेसिक चीजें पूरी हो जाए। बेसिक चीजें पूरी थी, बेसिक चीजें क्या पूरी थी हमारे पास? अगर होती तो 300 स्कूल ये होते, क्या हाल नहीं होता? मैं आपको कह रहा हूं कि गीता ज्ञान तब देंगे जब बेसिक चीजें सारी पूरी हो जाएंगी। यह दृष्टिकोण आपका या जो ऐसा लोग कहते हैं इसलिए है कि कुछ लोगों को इस देश में गीता से, गंगा से, सरस्वती से परेशानी है। सुन लीजिए, उत्तर देने दीजिए, आपने प्रश्न उठाया क्योंकि। दूसरी बात, बेसिक चीजों को जनता कह रही है, मैं भी जनता में रहता हूं साहब, हम लोग भी जनता में रहते हैं, हम लोग भी जनता में रहते हैं और बेसिक चीजों को इंप्रूव करने के लिए काम कर रहे हैं। हमने ट्रांसफर पॉलिसी लेकर के आए, ऑनलाइन लेकर के, ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी का एक चरण पूरा हो गया है। शिक्षकों को 61% शिक्षकों को उनकी इच्छा के अनुसार बिना किसी लेन देन, गोरख धंधे, हैरेसमेंट के सही जगह पर पोस्टिंग मिल गई, पहले जोन में जहां वो जाना चाहते थे। हम चीजों को ऑनलाइन कर रहे हैं, सिस्टम को इंप्रूव कर रहे हैं। 8 साल से टीचर्स की प्रमोशन नहीं हुई थी, हमने हजारों शिक्षकों की प्रमोशन की। क्या इससे क्वालिटी में इंप्रूवमेंट नहीं आएगा? हमने कैचअप प्रोग्राम चलाया, जो विद्यार्थी पीछे रह गए, वो छठी में है लेकिन ज्ञान का स्तर उनका चौथी का भी नहीं है, उनके लिए विशेष कार्यक्रम स्कूलों में चलाया। साहब ऐसे क्या नतीजे आए उनके? टीचर तो है नहीं साहब आपके पास। फिर मैं वो आप सुन तो लीजिए, आप देखिए, शिक्षक, आप राज्य शिक्षक आएंगे। IIMD के प्रवक्ता ने आंकड़े दिए और वो आंकड़े काफी हद तक सच्चाई की लकीर को छूते हैं। मैंने उनके हिसाब से हजारों स्कूल ऐसे हैं जहां पर एक शिक्षक है। क्या वो जो आप प्रोग्राम की बात कर रहे हैं वो कामयाब हो पाएंगे चौहान जी? आप तो सोचिए। राज्य उत्तर दे दूं, राज्य शिक्षकों की नियुक्ति एक ऐसी प्रक्रिया है जिसको पूरा होने में कानून, क्योंकि अदालतें हैं, अदालतों में मामले। एक चीज का पहले आप जवाब दें, जितने राजनेता होते हैं वो चुनावों से पहले कुछ कहते हैं, अब आपके बयान बदल जाते हैं। अब आप मुझे मेरी बात पूरी, दृष्टिकोण का इतना बदलाव क्यों रहता है? अब टेक्निकलिटीज आपको याद आ गई। मैं आपको वो बता रहा हूं जो सामने है और उसको कोई नकार नहीं सकता, आप भी नहीं नकार सकते। मान लीजिए अदालती प्रक्रिया के कारण शिक्षकों की नियुक्ति रुकी हुई है, उसमें सरकार अदालत से बड़ी हो सकती है क्या? कोई भी नहीं हो सकता। और अधिकांश पचड़े वो पूर्व की सरकार के इस बात से इनकार कर, मान लो मैं कह दूं या बत्रा साहब कह दे कि नहीं है नहीं, तो उससे कुछ हो जाएगा क्या? वस्तु स्थिति यही है, हम तमाम ऐसे जो अदालती पचड़े हैं उनको दूर करके जल्द से जल्द शिक्षा प्रोवाइड करने की प्रक्रिया में है। हमने जितनी रिक्वायरमेंट है, 40,000 बच्चों को बेसिक नहीं पता, 0 से 9 तक वो काउंटिंग नहीं बोल सकते। इसके लिए मैंने कहा उत्तरदायी कौन है? जो रियल उत्तरदायी है उनको तो स्वीकार करिए। सरकार है, उन पर भी आऊंगा। आर के वाली जी, मैं आपसे दरअसल ये जानना चाहता हूँ, नई नई योजनाएं आ जाती है, तमाम चीजें की जाती है, क्या वो सक्सेसफुल हो सकती है अगर हमारे पास शिक्षक ही नहीं? हम उस प्रक्रिया में तो है राज्य में, वही तो आपको बता रहा हूं। ठीक है वालिया जी, शिक्षा का स्तर ऊंचा करने के लिए कुछ शिक्षकों को साथ लेना होगा, उनकी राय लेनी होगी और उसी सूझबूझ से काम होगा। मुझे दुख होता है ये कहते हुए, कुछ दिन पहले मैं एक इंटरव्यू में बैठा था और कुछ टीचर्स द्वारा बनाए गए प्रश्न पत्र को पढ़ रहा था। अच्छा, एक प्रश्न पत्र में लिखा था कि डिफाइन दी अशोका दी ग्रेट। अब मैं कहूँ राज्य की परिभाषा लिखे तो कैसे लिखेगा कोई बच्चा? तो जब शिक्षक ही गलत क्वेश्चन पूछेगा, विद्यार्थी क्या उत्तर देगा? तो प्राइवेट जो स्कूल चल रहे हैं उधर भी सुधार की जरूरत है और सरकारी स्कूलों में भी सुधार की जरूरत है। कहीं पर हम सरकारी स्कूल में वेतनमान इतना अच्छा देते हैं कि वो काम नहीं करते हैं, और कहीं पर हम प्राइवेट में कुछ भी नहीं देते हैं और वहाँ पर उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। हमें ज़रूरत है एक ऐसी नीति बनाने की जिसमें पढ़े लिखे लोग हर तरह की शिक्षा प्रणाली के अंदर आकर, प्राइवेट स्कूल वाले भी सरकारी स्कूलों में जाएं, कुछ सेवा का कार्य करें, और कुछ सरकारी स्कूलों को कुछ चाहिए हो तो प्राइवेट स्कूल वाले आके कुछ चैरिटी का काम वहां पर करें। शायद हमें एक आह्वान की जरूरत है, सरकार को ये आह्वान करना पड़ेगा, आइए सभी लोग आइए और आकर इसमें अपनी आहुति डालिए। आपसे मेरा सीधा सवाल यही कि कहीं ना कहीं सवाल आप पर उठेंगे, गेस्ट टीचर्स सरप्लस आपने लगा दिए, जेबीटी का मामला ऐसा फंसाया कि उलझनों में उलझा रह गया, ये सरकार के लिए भी गले की फांस बन गया है, और जो स्कूलों का मसला है वो आप ही के वक्त से तो चल रहा है। ऐसे है, सबसे पहले तो मैं आपके जवाब का उत्तर ज़रूर दूंगा, पर थोड़ा सा मेरे को इस बात के लिए एतराज़ है कि भाजपा के दोस्त थोड़ा सा भाषा का संयम करें,
चलिए जवाब पर आ जाइए, ठीक है, वो तमाम चीजें मैं कह रहा हूँ, धंधा ठीक है। चलता था ट्रांसफर्स का, नहीं, दिस इज नॉट सच्चाई थी बत्रा जी, ये हिमसेल शिक्षकों से पूछिए। चलो आप इतनी शालीनता टीचर रहते हुए बोलते हैं तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। चलिए बताइए, जवाब पर आ जाइए, ठीक है, मैं आपकी ठीक है, शालीनता करके दिखाइए। मैं आपकी ये शालीनता आपस की में आपस में डेफिनेशन नहीं लड़ाई दे नहीं, सकता। ठीक है, मैं जवाब आपकी शालीनता की डेफिनेशन नहीं दे सकता। आप शिक्षाविद होते हुए भी ऐसी सच्चाई कहना, और मैंने कोई अभद्र शब्द इस्तेमाल नहीं किया है। गोरख धंधा बना दिया था शिक्षकों के बत्रा ट्रांसफर। साहब, आप क्या सोचते हैं किस चीज पर, वो ज्यादा मायने नहीं रखता। यहाँ पर जवाब मैंने आपसे मांगा है, अगर आप उसका जवाब दे सकते हैं तो ठीक है, वरना मैं आगे बढ़ता हूं। सच बता दें तो शालीनता में बत्रा जी जवाब दे। असली मैंने कौन सी ठीक है, शालीनता से रही बात कर दी, बताइए बत्रा जी। इनको कहो कि एक राजनीतिक स्टेज पकड़कर रामविलास शर्मा जी के साथ भाषण दे दें सारे स्टेट के अंदर बनिस्बत के टीवी के ऊपर राजनीतिक भाषण देने के ऊपर हर एक चीज पे आप कर रहे हैं, लेकिन जवाब पर नहीं आ रहे, और शायद कारण ये कि पिछली सरकार पर जब सवाल उठेंगे तो जवाब नहीं आएगा। ब्रेक के उस पार बत्रा जी से सवाल लूंगा और सवाल तीखे ही रहेंगे। आपको एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, बिग बुलेटिन देख रहे हैं आप, बिग डिबेट जारी है। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़े हैं। बत्रा जी, सीधा सवाल आपसे जो ब्रेक से पहले भी पूछा कि आपके वक्त में जो तमाम चीजें रही उसके कारण ही हालात खराब तो हुए, सरप्लस गेस्ट टीचर्स को आपने भर दिया, जेबीटी का मसला सुलझ नहीं पाया, आज भी उलझा हुआ है, और उसी के कारण शायद हम देख रहे हैं कि 300 स्कूलों में शिक्षक नहीं है। नहीं, मैं इसमें आपके गेस्ट टीचर्स वाज द नेसेसिटी ऑफ द आवर्स। आफ्टर दैट हमने उसको स्टेबलाइज करने की कोशिश की, हमने उसको कोई ना कोई वाया मीडिया, पर अल्टीमेटली कोर्ट इंटरवीन, और कोर्ट और गेस्ट टीचर्स में आपस में एक झगड़ा लंबा चलता रहा, और अल्टीमेटली कोर्ट ने इस बात को ऑर्डर किया कि इनको हटा के और जगह लगाया जाए। पर सबसे बड़ी विडंबना है कि कौन सा स्टे है 1.25 साल में एक टीचर लगाने का? कौन सी ऐसी प्रोसेस हो गई? कौन सा ऐसा कमीशन बन गया कि जो 1.25 साल तक एक टीचर की अपॉइंटमेंट नहीं कर सकता? हमारे टाइम में 10 साल में आप टीचर्स, क्लर्क्स और चीज़ें सभी पीजीटी टीचर और दुनिया भर के और कितने टीचर्स की अपॉइंटमेंट हुई और उन्हें ज्वाइन किया। इट्स ए विल ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट डजंट हैव द विल बिकॉज दे से कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के टाइम के ये रिक्रूटमेंट है, इसलिए हम तो इसको इम्प्लीमेंट अंदर से, और वो करते हैं हम आपको जरूर नौकरी देंगे, हम आपको जरूर नौकरी देंगे। लेकिन बत्रा जी, जो आपने भर्तियां करवाई वो भी तो उलझी रही ना, वो कौन सा बहुत सिरे चढ़ गई? वो तो हम देख रहे हैं कि सारी की सारी भर्तियां कोर्ट में लटकी हुई है। आपने पैटर्न इस तरीके का तैयार किया कि अगली सरकार मुश्किल में है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। किस बात का पैटर्न तैयार किया? नथिंग। ऐसे कि सर्विसेज मैटर के अंदर लिटिगेशन होती है, पर आप ये देखिए कि पिछले 10 साल का रिकॉर्ड उठा के देखिए कि कितनी टीचर्स की रिक्रूटमेंट हुई है। बता साहब, जब यही जवाब बीजेपी के प्रवक्ता देंगे तो आपको इस पर आपत्ति होगी। बहरहाल आईएनएलडी के पास पहले जाऊंगा। अरविंद भारद्वाज जी हमारे साथ है। साहब, कैसे देखा जाए, क्या अतिथियों से शिक्षा महकमा सुधर जाएगा, हालात बदल जाएंगे? जहां पर अध्यापक नहीं है, अतिथि वहां पर आकर कुछ गजब कर देंगे? राजू ठाकुर जी, ये वही लोग हैं जो चुनाव से पहले कहते थे कि हम ठेकेदारी प्रथा खत्म करेंगे, हम जो गेस्ट टीचर्स हैं इनको पक्का करने का काम करेंगे, स्थायी नियुक्तियां देंगे। आज वही लोग स्थायी नियुक्तियां तो छोड़िए, जो स्थायी लगे हुए थे उन्हें भी सड़कों पर लाने का काम कर दिया इस सरकार ने। और मैं एक और बात बताना चाहूंगा, हमारे जो अध्यापक हैं 34,000 पहले ही कम थे। इन पिछले 2 सालों में हजारों टीचर ऐसे हैं जो रिटायर होकर अपने घर चले गए। उसके बावजूद जो बचे हुए हैं उनको MIS और ऑनलाइन जो सिस्टम दिया फॉर्म भरने का, उसमें क्या है कि स्कूलों में तो इंटरनेट और कंप्यूटर है नहीं, तो वो टीचर अपनी क्लासेस छोड़कर बाहर साइबर कैफे में जाते हैं फॉर्म भरवाने, उससे क्लासेस अफेक्ट होती हैं। तो ये एक ऐसी सरकार है, ये ऑनलाइन का जो बार बार नाम ले रहे थे हमारे बीजेपी के प्रवक्ता कि हमने ऑनलाइन सिस्टम किया, मैं एक और उदाहरण इनका ऑनलाइन का देना चाहूंगा। जब 4 महीने तक ये सरकारी स्कूलों में किताब नहीं पहुंचा पाए और बच्चे सड़कों पर आ गए किताबों के लिए, तो इन्होंने एक सर्कुलर जारी किया
कि हम ऑनलाइन हम ये डाल रहे हैं सारा सिलेबस और सारा जो बुक है और उसे अपलोड कर रहे हैं, आप ऑनलाइन पढ़ लीजिए। जैसे इन्होंने हरियाणा प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों के बच्चों को टैबलेट बांट दिए हों और गांव में फ्री वाईफाई चला दिया हो, इस तरह का आदेश इन्होंने जारी कर दिया। जहां एक गरीब किसान अपने बच्चे की 500-400 रुपए की फीस भरकर प्राइवेट में नहीं पढ़वा पा रहा हो, प्राइवेट स्कूल में, इसीलिए वो सरकारी भेजता, वो बेचारा कहां से घर में कंप्यूटर और इंटरनेट लाएगा। तो ये जो सरकार है ये जनता से बहुत दूर है, व्यवहारिकता से बहुत दूर है। मुझे तो अचंभा है कि पता नहीं किस तरह के लोग चंडीगढ़ में बैठकर इस तरह के आदेश जारी कर देते हैं बिना ये देखे कि जमीनी धरातल पर आप जाकर देखिए तो सही कि वहां कहां है कंप्यूटर, वहां कहां है इंटरनेट। और इसी तरह से टीचर्स की भर्ती को लेकर ये आज भी सिर्फ बातें कर रहे हैं। रामविलास शर्मा जी जो बयान दे रहे हैं जल्दी पूरी कर ली जाएगी, ये बयान तो आप पिछले 2 साल से दे रहे हैं कि जल्दी नियुक्तियां कर ली जाएगी। 2 साल पहले जब सरकार बदली तो उम्मीद हमने भी की, आवाम ने भी की और शायद इसीलिए सत्ता बदल दी गई, लेकिन क्या बदली तस्वीर? देखिए राज, मैं फिर वही कहूँगा कि ये जो तस्वीर है हरियाणा की एजुकेशन सिस्टम की, ये हमें बहुत शर्मसार करने वाली है। इसको बदलने के लिए हर पॉलिटिकल पार्टी को आगे आना होगा। शिक्षाविद जैसे कह रहे थे कि इसके लिए जो हमारे एजुकेशनिस्ट हैं उनको मिलाना होगा, एक परिपक्व सोच के साथ आगे बढ़ना होगा, ना कि हम एक गेंद को अपने पाले से दूसरे पाले में बदलते रहें। इसके लिए सोच और विचार करके एक नीति बनानी होगी, जो कि 2 साल में कर सकती थी बीजेपी, ऐसा नहीं है। मैं इसके लिए कांग्रेस को जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा, बीजेपी के पास भी 2 साल का वक्त था। बिल्कुल 2 साल में ऐसी नीतियां बन सकती थी, ऐसे विचार लाए जा सकते थे। आपको अगर तस्वीर बदलनी है तो इसके लिए समय सीमा तय नहीं कर सकते। आप चाहते तो 1 महीने में भी हो सकता था, 2 साल का वक्त बहुत बड़ा होता है। 5 साल सरकार रहती है, 2 साल में बहुत चीजें बदल सकती है। ठीक है, तो इन चीजों को बदलने के लिए आपकी सोच की और अप्रोच की जरूरत है, जो कि कहीं ना कहीं अभी भी कमी है। शिक्षा मंत्री मुझे नहीं लगता इस दृष्टिकोण से सोच रहे हैं, अभी भी वो इन्हीं विचारों में उलझे हैं। जो हमारी जितनी भी पोस्टिंग है, माना मैंने कि कोर्ट में अटकी हैं जी, उसके लिए कोई 2 राय नहीं कि बीजेपी सही कह रही है कि वो कोर्ट में होने की वजह से नहीं कर पा रही। ठीक है, लेकिन नीति और सोच को बदलने के लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा, ना कि कांग्रेस के साथियों को भी इसमें राजनीति करनी होगी। इसके लिए विचार सबको मिलकर कोलैबोरेशन के साथ ही बेटरमेंट के लिए आगे आना होगा। बिल्कुल सही। ठीक है चौहान साहब, कमाल का जुगाड़ तंत्र चल रहा है। ये कहने के लिए मजबूर इसलिए होना पड़ता है क्योंकि जो बयान आता है पीके दास जी का, उसमें कहा जाता है कि जो 300 स्कूल है, जो पास के स्कूल होंगे, वहां से एक शिक्षक वहां पर जाकर पढ़ाएगा। ऐसे में जो 300 स्कूल है उनका तो हाल बेहाल है ही, और जिस स्कूल से एक और अध्यापक जाएगा वहां का हाल फिर बेहाल। नहीं राज जी, उनके बयान को पूरा आप सुनेंगे तो कहीं कोई ऐसी बात जुगाड़ तंत्र वाली नहीं है। ये बयान इसी तरह का है। देखिए अब आप उत्तर सुनिए साहब, देखिए जो 300 स्कूल है, उत्तर देने दीजिए। आप सवाल पर ही अगर सवाल उठाएंगे तो मैं आप पर सवाल नहीं पूछूंगा, मैं उत्तर दे रहा हूं। मैं आपको पहले ये कह रहा हूं, जो 300 स्कूल है उनके जो आसपास के स्कूल होंगे वहां पर एक शिक्षक जाएगा दूसरे स्कूल से। ऐसे में दूसरे स्कूल में पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होगी, आप ये कह रहे हैं? राज जी, मैंने पहले भी कहा, उस बात को सुनिए। उन्होंने कहा पीके दास जी ने कि जनरल ट्रांसफर्स की प्रक्रिया चल रही है, उसमें जहां जिसको जितने शिक्षक चाहिए अधिकतम संभव शिक्षक उपलब्ध करा दिए जाएंगे। ये कहते हुए ये कहा गया कि तब तक ये जब तक ये प्रक्रिया पूरी होती है ऑनलाइन तबादलों की या दूसरी, तब तक निकट के स्कूल में जहां शिक्षक, आपको मालूम है राज जी, ये सच्चाई है कि ऐसे निकट के कई स्कूल मिलेंगे वहां पर जहां पर रेशनलाइजेशन की प्रक्रिया पूरे होने से पहले आवश्यकता से अधिक शिक्षक हैं। वो प्रक्रिया हमने पूरी की है और उसके बाद तबादले की प्रोसेस है। अभी इंडियन नेशनल लोकदल के मित्र कह रहे थे कि ऑनलाइन तबादले कर दिए, उससे कुछ नहीं हुआ। मैं एक तथ्य रख रहा हूं, 91% शिक्षकों को, बत्रा जी भी ब्रेक में कह रहे थे कि कंफर्ट के स्थान पर उनको पोस्टिंग मिलनी चाहिए, शिक्षक को अच्छा पढ़ाएगा। 91% शिक्षकों को जोन 1, 2 और 3 जो उनकी चॉइस के थे, हमने पीजीडी शिक्षकों को पोस्टिंग दे दी। ठीक है, 66% ऑनलाइन प्रक्रिया से हुआ। माफी चाहूंगा। दूसरी बात, नहीं, वापस सवाल पर आएंगे। मैं आपको फिर से वही कह रहा हूं, आपने भी हट फिर कर बात वही कही जो मैंने सवाल आपसे पूछा था, और आपने इस बात को माना कि ये बात कही गई। आप ये कह रहे हैं कि जो दूसरे स्कूल है वहां पर डिस्टर्ब नहीं होगी एजुकेशन, अगर कोई जाता है, अगर थोड़े वक्त के लिए जाएगा आप कह रहे हैं, लेकिन वो थोड़ा वक्त कितना होगा, क्या टीवी के मंच पर आप बता पाएंगे? मैं कह तो रहा हूं, तबादलों का एक चरण अभी आपके सामने अभी हाल में पूरा होके हटा पीजीडी का, दूसरा चरण आने वाले सप्ताह 2 सप्ताह के बीच में वो होता तबादलों के बाद क्या यहाँ पर शिक्षक होंगे? निश्चित रूप से होंगे, निश्चित रूप से होंगे। और इतना ही नहीं है राज जी, जो ये जेबीटी शिक्षकों की 12,000 के लगभग पद हैं, अदालत में अभी लंबित है, स्टे है उस पे। अभी बत्रा जी कह रहे थे कहां स्टे है? बत्रा जी ये स्टे नहीं है तो क्या है? आप तो कानून के जानकार हैं। स्टे एक नहीं है, कई मामलों में स्टे है।
गेस्ट टीचर्स के मामले में एक स्टे हटा। जेबीटी पर तो आप ज्यादा ना कहें तो बेहतर होगा, क्योंकि 40 दिन का समय मिला था, आपने किया कुछ नहीं। शायद ये स्थिति उत्पन्न ना होती अगर आप वहां पर उन्हें ज्वाइनिंग्स दे देते। आप इस बात को मानते हैं क्या कि 40 दिन का जो वक्त मिला था आप उसका सदुपयोग नहीं कर पाए? प्रक्रिया में समय लगता है। हमने अब जेबीटी टीचर्स जो तो आप कहिए कि हम 40 दिन में नहीं कर पाए वो जो हमें करना चाहिए था। मैं कह रहा हूं, हम कह रहे हैं प्रक्रिया में वक्त जो मैं कह रहा हूं उसको पूरा करने दीजिए। अभी शिक्षा विभाग ने इन जो नियुक्त हो चुके जो ये टीचर हैं, जेबीटी टीचर्स हैं, इनको इनके जिले आवंटित करने के लिए वो कमीशन को दस्तावेज भेज दिए हैं। जल्द वो प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। जैसे ही अदालत से स्टे वेकेट होता है, वो पता नहीं कब होगा, वो भगवान भरोसे चल रहा है। भगवान भरोसे नहीं, शिक्षाविद के पास जाना पड़ेगा। आगे वाली ये कमाल है, पहले तो हमारे पास शिक्षक नहीं, ऊपर से हम सरकारी स्कूलों के अध्यापकों पर, सरकारी स्कूलों के अध्यापकों पर बोझ डालते हैं। और बोझ क्या होता है, कभी आप जनगणना के लिए भेज देते हैं, कभी आरटीआई के लिए उन्हें जाना पड़ता है, कभी पंचायतों में काम के लिए उन्हें जाना पड़ता है। जो अध्यापक है भी वो ओवरबर्डन्ड है। आपने राजीव बहुत सही क्वेश्चन पूछा, बड़ा रेलेवेंट क्वेश्चन है कि टीचर्स को हिलाने का मतलब है इतने विद्यार्थियों की शिक्षा को डिस्टर्ब करना। सही। मेरे ख्याल से हमारे देश में जितनी अनएम्प्लॉयमेंट है, अवेलेबिलिटी है, एबिलिटी है, और जैसे भी एक राजनेता भी बोल रहे थे कि स्टेबिलिटी भी चाहिए। अगर म्यूचुअल ट्रांसफर्स ना हो, अपनी अपनी इच्छा के अनुसार लोग आवेदन दे देते हैं मुझे वहां ट्रांसफर करें, अगर वो सब ना हो तो मेरे ख्याल से इतने हमारे पास अच्छे शिक्षक अवेलेबल हैं जो देश के अंदर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये प्रदेश बहुत आगे जा सकता है, क्योंकि पीछे इतने ओलंपियंस में भी हमने देखा कितने बच्चे आगे आए, पर आज हम कहीं पीछे जा रहे हैं। कुछ तो कारण है, कुछ सोचने की जरूरत है हमें कि ऐसी शिक्षा नीति, ऐसी प्रणाली बन जाए कि जिसमें हमारे पास अवेलेबल टैलेंट का पूरा फायदा उसके। क्यों ना हाउस में मिलकर सभी राजनेता एक रेजोल्यूशन पास कर दें कि हमें अभी इमीडिएट इतने टीचर्स की भर्ती चाहिए, और उसमें हस्तक्षेप ना हो और एक दूसरे पर प्रत्यारोपण भी ना हो। नहीं साहब, वो तो मुमकिन नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इस डिबेट में राजनेताओं को ख्याल नहीं मिल सकते, तो इतने बड़े मंच पर जाकर वो कैसे होगा, उसकी तो उम्मीद ही छोड़ रहे हैं। बत्रा साहब, आपके पास में जो मामले लंबित क्या बत्रा साहब, ये आपको लगता नहीं कि जो अध्यापक हमारे हैं उनकी स्थिति बेचारों वाली है, और वो इसलिए क्योंकि ओवरबर्डन नजर आते हैं, बहुत जगहों पर जाकर उन्हें पढ़ाना पड़ेगा और भी तमाम काम करने पड़ते हैं? बत्रा जी, ये जो दास साहब ने अपना पॉइंट रखा, मेरे मुताबिक उस पॉइंट के अंदर कोई दम नहीं है। ठीक है, वो पॉइंट कोई ऐसा मतलब कि और स्थिति बिगड़ेगी। बात ये है कि मैं पहले भी शुरू में मैंने कहा था कि हम राजनीति की बात ना करके शिक्षा के स्तर को सुधारने की कोशिश करें, अबव बोर्ड की बात करें। यहाँ राजनीति की बात करके बात ये क्या ट्रांसफर पॉलिसी से ये लोग उसको इफेक्टिव करके, आप ट्रांसफर पॉलिसी पर बार बार मत जाइए, माफी चाहूंगा। आप 300 बच्चों की 300 स्कूलों का जो हाल यहाँ पर हुआ उस पर कहें, उसके साथ साथ जो आपके वक्त में हालात खराब किए गए, क्योंकि आपके वक्त में भी कई स्कूल ऐसे थे जहां अध्यापक नहीं थे, हाल कुछ वैसा ही था। और आज जहां प्रदेश है कहीं ना कहीं कांग्रेस का हाथ उसमें है, इस बात को माने। 50% आपका नतीजा। बत्रा जी, नहीं पहले ये बोलने, नहीं आप कहें, वो कुछ नहीं कह रहे, वो कुछ नहीं कह रहे। बत्रा जी आप जवाब दें। ऐसे है जी कि कांग्रेस के टाइम में अंदर कोई ऐसी पुलिस पोजीशन इतनी नहीं थी जिसको ये राजनीतिक तौर पे उस बात के लिए कह रहे हैं। सबसे बड़ी बात जो इस बात के लिए है, मतलब इतनी नहीं थी, बुरी तो थी। नहीं, आई टोटली डिनाई इट, दैट वाज नॉट देयर। हिंदी में अगर आप कहेंगे तो सरकार तो अच्छा लगेगा, अंग्रेजी ज्यादा हरियाणा के लोग समझते नहीं, हिंदी में ही ज्यादा जवाब। नहीं ऐसे है जी कि पोजीशन बिल्कुल ठीक थी उस समय, शिक्षा का स्तर पूरा ठीक था, शिक्षा के और तभी हमारा नतीजा 50% को नहीं छू पाता था, ना 10वीं में ना 12वीं में। मैं राजी फिर मैं आपके बात किस बात के लिए, मैं ये कहता हूँ राजनीति की बात ये डिस्कस नहीं होनी चाहिए। शिक्षा में कुछ और करने की आवश्यकता है, वो आवश्यकता कोई राजनीतिक आदमी पूरा नहीं कर सकता उस बात के लिए। जहां तक आप राजनीति की बात करते हैं, 34,000 पोस्टें वेकेंट तो पिछली पोस्टों के अलावा हैं। उस 34,000 पोस्टों में 2.25 साल में कौन सी एक पोस्ट फिलअप कर दी गई? मैं इन सारे कारणों को बिल्कुल नहीं मानता। अच्छा। मैं ना तो रिक्रूटमेंट के बारे में मानता हूँ, ना ट्रांसफर पॉलिसी के बारे में मानता हूँ। आप इस बात को तो मानेंगे, आप इस बात को तो मानेंगे कि हमारे नतीजे 50% नहीं रहते थे। आप ये अपॉइंटमेंट कर भी देंगे, बत्रा जी, क्या शिक्षा का स्तर ऊंचा हो जाएगा क्या?
वो नीचे क्यों गया, हम उस पर बात कर लेते हैं। नहीं, आप मजबूर कर रहे हैं हमें बत्रा जी, आप मजबूर कर रहे हैं हमें कि हम इस पर जाएं कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो फेल कैसे हुआ, नो डिटेंशन पर हाँ कर वो दीजिए। कैसे हुआ वो जरा आप बता दें। हमारा हमारे नतीजे 70, 80, 90% पर क्यों नहीं पहुंचते हरियाणा के, उस पर आप बता पाएंगे? आप तो वरिष्ठ नेताओं में से, मंत्रियों में से कहे जाते हैं कांग्रेस के। ऐसे है कि रिजल्ट आप देखिए, सभी स्कूलों के बढ़िया रिजल्ट है। जहां तक कमाल कर रहे हैं आप बत्रा जी, मतलब आपसे उम्मीद नहीं थी मुझे कि बढ़िया रिजल्ट आप कह देंगे। मैं आप अगर 40 में से 20 बच्चों के पास हो जाने को आप बढ़िया रिजल्ट कहते हैं तो आप गलत हैं। नहीं, ऐसे उस बात के लिए आपको मैंने एक लाइन कही थी, टीचर जो राष्ट्र का निर्माता होता है उसको आपको कंफर्टेबली प्लेस करना पड़ेगा। चलिए ठीक है, कंफर्टेबली कितना प्लेस किया गया आपके वक्त में, नहीं, उनके वक्त में? मैंने तो बताया, हमने किया और हम आगे भी करेंगे। शिक्षाविद से जानते हैं। अभी आरके वालिया जी दो तरफ से बयान है, आरके वालिया जी दो तरफ से बयान है कि शिक्षा का स्तर बहुत बेहतरीन है। आप एग्री करते हैं इस बात से? इसमें तो कहना यही हुआ कि आज शिक्षा की दिशा बड़ी दयनीय है, इसमें कोई दो सुन लीजिए बत्रा जी और चौहान साहब, और हमें क्या है, चाहिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर राधाकृष्णन, ऐसे कुछ जो हमारे राजनीति में भी आए हुए ऐसे हमारे मार्गदर्शक रहे हैं, ऐसे और समाज में कई लोगों की कमी नहीं है। मैं बार बार कहूंगा ऐसे लोगों को आगे कुछ लेकर आए ताकि नीतियां परिपक्व हो। आने वाले समय में हमें लगे कि कुछ सरकारों ने दिया और आने वाली हमारी जो जनरेशंस हैं वो ये कहें कि हमने कुछ स्कूलों से सीखा और परमानेंट उसकी छाप लेके देश विदेश में जाए ताकि हमारा शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा हो सके, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अरविंद भारद्वाज जी आपके पास आ रहा हूं, क्या हमारे जो अध्यापक है वो ओवरबर्डन नहीं है, और अगर दूसरे स्कूलों के जो शिक्षक है वो दूसरे स्कूलों में जाते हैं जहां पर एक भी शिक्षक नहीं है, क्या जो हमारे वो स्कूल है जहां शिक्षक मौजूद है वहां पर एजुकेशन सिस्टम हिलेगा नहीं? अरविंद भारद्वाज जी सुन पा रहे हैं आप हमें? लगता है हमारी आवाज अरविंद जी तक नहीं पहुंच रही है, हम कोशिश करेंगे एक बार फिर से उन तक पहुंचने की। चौहान साहब आपके पास आ रहा हूं, ओवरबर्डन की हमने बात की थी, वो मुद्दा कहीं ना कहीं हिलता हुआ दिखाई दिया। आपको ये लगता है या नहीं लगता? आप इस पर पहले बता दें कि हमारे शिक्षक ओवरबर्डन है। देखिए, शिक्षक निश्चित रूप से ओवरबर्डन है, और इसलिए है कि शिक्षकों की एक तो कमी है और उसको जब तक वो पूरी नहीं हो जाती वो ओवरबर्डन रहेंगे। आपने एक बात कही कि जिन स्कूलों में एक भी शिक्षक नहीं, वहां अगर पड़ोस के स्कूल से कोई शिक्षक जाता भी है, एक उसका बर्डन भी बढ़ेगा और उधर भी डिस्टर्बेंस होगा। बिल्कुल, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। चलिए, परंतु जहां एक भी नहीं है, अस्थायी व्यवस्था के तौर पे, जब तक कि ये कोई नियुक्ति तक की बात नहीं थी राज जी, ये केवल ट्रांसफर्स की जो प्रक्रिया है, जनरल ट्रांसफर्स, उस तक के लिए उन्होंने कहा था, और इंटरिम अरेंजमेंट जीवन में करने होते हैं, ये इंटरिम अरेंजमेंट ही था। एक जो बात वालिया साहब ने कही थी उसका उत्तर मैं देना चाहता हूं। बोले। इस सरकार ने केंद्र में और हरियाणा में हमारी सरकार बनने के बाद शिक्षा तंत्र में सुधार के लिए एक जमीन से लेके और शिखर तक समाज क्या कहता है, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स क्या कहते हैं, शिक्षक क्या कहते हैं, पेरेंट्स क्या कहते हैं, सामाजिक संगठन क्या कहते हैं, उसको लेकर के व्यापक चर्चा और विमर्श किया है, और उसके आधार पर राष्ट्रीय स्तर पर भी और प्रांत के स्तर पर भी आने वाले समय में कुछ और ठोस बदलावों बड़ी अच्छी बात आप बढ़ेंगे। बहुत अच्छी बात, सहभागिता का प्रश्न था, सहभागिता ध्यान रखा है। सहभागिता पर आ जाते हैं जी। हमारे गेस्ट टीचर्स को आप ले लें, जेबीटी वालों को ले लें, कंप्यूटर टीचर्स को ले लें, लैब अटेंडेंट्स को ले लें, सब सड़कों पर है साहब। जी, निसंदेह हैं, लेकिन एक एक के समस्या का समाधान करने की प्रक्रिया में हम हैं। हमने सबको सुना, कानून अदालत में जहां जाकर हम उनके लिए रिलीफ मांग सकते थे, हमने रिलीफ मांगा। कंप्यूटर टीचर्स को अगर आप जिक्र करें, कंप्यूटर टीचर्स वो सरकार के सीधे कर्मचारी नहीं थे, कंपनियों के थे, उन कंपनियों से नाता तोड़ा, उनके कहने पर तोड़ा, फिर उसके बावजूद उनको पहले 6 महीने के लिए, फिर 2 महीने के लिए एम्प्लॉय किया, क्योंकि हरियाणा के विद्यार्थियों की भी आवश्यकता थी, उनको भी राहत देने का था। लेकिन वही मित्र कुछ अदालत में चले गए, प्रक्रिया जो नियुक्ति की थी वो हाल्ट हो गई। अब एक बात बताएं, अदालतों में मसला है, और अदालतों में जब तक मसला रहेगा वीरेंद्र चौहान जी, दिक्कतें होती रहेंगी, और वो पिछले वक्त हो रहा है, उसके लिए हम आपको पूरे तरीके से कटघरे में नहीं ला रहे। भूपेंद्र जी, सवाल यहां पर ये कि गेस्ट टीचर्स हो या फिर कोई और हो, सबके सब परेशान दिखते हैं, शिक्षा जो व्यवस्था है वो हिलती है, और नतीजा रहता है रिजल्ट्स इतना खराब आता है कि बताने में भी शर्म आती है।
देखिए राज, हरियाणा के दिलचस्प चीज़ ये है कि जितनी भी पोस्टिंग है, जितनी भी जॉब्स निकली थी, वो सब के सब मैक्सिमम आज की डेट में कोर्ट के अंदर लटकी पड़ी है। सरकार कोर्ट के अंदर लड़ रही है, विपक्ष का हवाला, कांग्रेस के ज़माने का हवाला दे के बीजेपी अभी तक समझ नहीं पा रही है इससे कैसे निकला जाए। इसकी रणनीति तैयार हो रही है, बन रही है। 2 साल निकल गए हैं रणनीति बनाते हुए, लेकिन 2 साल में जिस तरीके से कांग्रेस के ज़माने में शिक्षा नीचे गिर रही थी, वो और भी ज़्यादा डिप कर गई है। हमें इस सच्चाई को मानना होगा, हम सबको इसके लिए हाँ करनी होगी और सबको सहमत होना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं डिप की है। माना कि उसको उठाने के लिए बीजेपी प्रयास कर रही है, लेकिन जो गिरावट शिक्षा के स्तर में हरियाणा में आई है, वो कहीं ना कहीं दुखद है और शर्मसार करने वाली है कि हमारी व्यवस्था क्यों इतनी कमजोर है, पंगु बन गई है कि हम उसको सुधारने के लिए बजाय उसमें राजनीति करने में ज्यादा विश्वास करते हैं। हम इस सबको मिलके एकजुट होकर काम करने की बड़ी जरूरत है। बिल्कुल ठीक है, इसको आप ऐसे नहीं। ठीक है बत्रा जी, बयान आता है रामविलास शर्मा जी का, वो कहते हैं कि 20% सीटें जो है वो कॉलेज में बढ़ा दी जाएंगी, जो छात्र संघ चुनाव है वो कब होंगे उस पर बहुत जल्दी बता दिया जाएगा। ये इन सब चीजों पर बातचीत होती है, लेकिन हम ग्रास रूट को नहीं पकड़ पा रहे। दिक्कत कहां पर रह रही है? ग्रास रूट की तो कोई बात करना नहीं चाहता ना। बात यह है कि पीजीटी टीचर्स और लेक्चर स्कूल कॉलेज लेक्चर्स के और साथ में प्रिंसिपल्स की कितनी पोस्टें वेकेंट पड़ी हैं, उसके लिए भी क्या स्टे है कहीं पर क्या? और उसके बाद अगर पब्लिक सर्विस कमीशन से नोटिफिकेशन करके ये विड्रॉ कर रहे हैं, व्हाट इज दिस? दिस अगेन पॉलिटिक्स। इफ यू आर विड्रॉइंग इट तो इसको फिलअप कीजिए। आज आउटसोर्स में जो टीचर्स कॉलेज एक कॉलेज के अंदर 100 आउटसोर्स से टीचर्स हमने अपॉइंट किए हुए हैं, तो रेगुलर अपॉइंट करने में कहाँ बुराई है? हाई कोर्ट को कहना पड़ा कि जिन तक रेगुलर टीचर्स नहीं आएंगे उन तक आपके पास जो गेस्ट टीचर आउटसोर्स में है उनको नहीं हटा सकते, बिकॉज एक प्रक्रिया से दूसरे प्रक्रिया को एक को हटा के दूसरे सी कैटेगरी में रख नहीं सकते। उसके लिए कहा इनके पास स्टे है। ये बहाने हैं, बहानों के कि कितने टीचर्स की स्टे है, ये कुछ है। जेबीटी फर्स्ट लिस्ट हमारे राज्य में आई, सभी टीचर्स, पीजीटी टीचर्स सभी आई, उसमें लेक्चरर्स की अपॉइंटमेंट को इन्होंने एडवर्टीजमेंट होगी, सब कुछ होगी, पब्लिक सर्विस से उसको विड्रॉ किया। ये राजनीति तो क्या है? ये राजनीति होनी नहीं चाहिए। नियुक्तियों पर आर के वालिया जी भी हमारे साथ है, लेकिन उससे पहले अरविंद भारद्वाज जी के पास चलेंगे। हमारा संपर्क उनसे वापस हुआ है। अरविंद भारद्वाज जी, बोझ नहीं बढ़ेगा ये हम निश्चित तौर पर नहीं कह सकते, क्योंकि जब 300 स्कूलों में शिक्षक नहीं होंगे, दूसरे स्कूलों से शिक्षक जाएंगे, समस्या तो बढ़ेगी। बिल्कुल राज ठाकुर जी, समस्या बिल्कुल बढ़ेगी, क्योंकि कोई भी ऐसा स्कूल नहीं है जहां की टीचर सरप्लस हों। ये तो चौहान साहब झूठ बोल रहे हैं। और मैं चौहान साहब से एक और बात पूछना चाहता हूं। ये बार बार कह रहे हैं कि नियुक्तियां माननीय कोर्ट में अटकी हुई हैं। जो कोर्ट में नियुक्तियां अटकी हुई हैं उन्हें हम भी समझते हैं, परंतु उसके अलावा एस्टेट के तीनों लेवल के एग्जाम हो चुके हैं, उनके आज तक इंटरव्यू क्यों नहीं हुए? उनको आज तक ज्वाइनिंग आपने क्यों नहीं दी? इसके अलावा कंप्यूटर टीचर्स का जो मामला है, उनका मामला कोर्ट में लंबित नहीं है, तो उन्हें क्यों निकाला आपने? उन्हें आप रिज्वाइनिंग क्यों नहीं दे रहे हैं? तो ये जो ऐसे मामले हैं जिनको देखकर तो यही समझ में आता है कि जो हरियाणा की जो भाजपा सरकार है वो चाहती ही नहीं कि हमारे प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था सुधरे, बल्कि वो तो इसका राजनीतिकरण करना चाहते हैं। आप एक बात बताइए, देखिए टीचर स्कूलों में है नहीं, बेंच बैठने के लिए है नहीं, बिल्डिंग है नहीं हमारे पास, और आप कहते हैं हम गीता पढ़ाएंगे, आप कहते हैं हम नैतिक शिक्षा लाएंगे। ठीक है साहब, आप कुछ भी करिए, परंतु सबसे पहले टीचर्स को तो लाइए, आप इंफ्रास्ट्रक्चर तो दीजिए, कंप्यूटर्स तो लगाइए, स्कूलों में इंटरनेट तो लाइए, बिल्डिंग तो बनवाइए, बेंच तो दीजिए। ये सब जो बेसिक जो नीड्स हैं, बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये तो पहले इंतजाम सरकार की जिम्मेवारी बनती है। और जो मेरा सवाल था वो जरूर इनसे पूछा जाए कि एस्टेट की जो 3 लेवल के एग्जाम हो चुके हैं, उनको ज्वाइनिंग और उनके इंटरव्यू क्यों नहीं कर रही सरकार? ठीक है वीरेंद्र चौहान जी, जवाब दे सकते हैं, वक्त की कमी है। जितनी भी नियुक्तियों की प्रक्रियाएं कमीशन अलग अलग कमीशन के पास हैं, वो सारी प्रक्रिया में हैं, परिणाम भी आ रहे हैं, इंटरव्यूज की प्रोसेस एक नहीं तो दूसरे विभाग की चल रही हैं, वो सारी पूरी की जाएंगी समयबद्ध तरीके से। दूसरी बात यह है कि इनेलो के प्रवक्ता को तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, चौहान साहब एजुकेशन डिपार्टमेंट में 2 साल में सुनिए उत्तर, आपके कार्यकाल में जिस तरह से नियुक्तियां की गई थी, ठीक है भारद्वाज जी, ठीक है कह रहे हैं, ऐसा हम कुछ करना नहीं चाहते हैं। नियुक्तियों पर जहां मैंने कोई इस बुलेटिन में मैंने कोई झूठ नहीं बोला है।
आपने आंख मूंद कर ये कह दिया कि झूठ बोल रहे हैं। नहीं सारे बात जो मैंने कही वो वीरेंद्र चौहान जी ठीक है, लेकिन आप बातों बातों में कुछ और ही कह गए। इस बुलेटिन में नहीं कहा, मतलब किसी और ने कहा है। इन्होंने कहा ना ये झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, इन्होंने कहा ये झूठ बोल रहे हैं। चलिए, मेरे पास वक्त की कमी है चौहान जी, मेरे पास वक्त की कमी है। आखिरी प्रतिक्रिया आपकी इजाजत से, आखिरी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा आर.के. वालिया जी से, जो शिक्षाविद है। आर.के. वालिया जी, क्या अतिथियों के आने से हमारा सूरत हाल बदल जाएगा या रेगुलर टीचर्स हमें लगाने होंगे? रेगुलर टीचर की तो पूरी जरूरत है ही, परंतु जब तक कुछ नहीं आता तो हमें कुछ काम चलाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। रेगुलर टीचर तो बहुत जरूरत है स्कूलों के अंदर, ताकि वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, दायित्व से अपना कार्य निभा सकें। गेस्ट टीचर आते हैं, कुछ देर रहते हैं, बेचारे चले जाते हैं, कुछ दूसरे आ जाते हैं, तो कोई बच्चों के ऊपर किसी का दायित्व नहीं रहता। सेंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी तो फिक्स करनी पड़ेगी टीचर्स की भी, और बच्चों के लिए अच्छे रिजल्ट परिणाम आए, उनमें प्रतिस्पर्धा हो, ऐसे कुछ बच्चों के लिए कॉम्पिटिशंस कराए जाए, ऐसी नीति बनाने की जरूरत है। पर मुझे लगता है जैसे हमने अच्छी नीति सरकार ने बनाई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो अब बहुत अच्छा बेटी पढ़ाओ क्या सारे समाज को हमें शिक्षित करना है। जो बच्चे स्कूलों में जा रहे हैं उनको अच्छी सुविधा देनी है और उनको ठीक है शिक्षा के प्रति प्रेम प्रकट करना है। प्रेम प्रकट करना फॉलो होगा। भी तो कई बच्चे रोक रहा हूं आपको साहब, सरकारी बहुत बहुत स्कूलों शुक्रिया में। आप सबका कि आप हमारे साथ जुड़े, बिग बुलेटिन का हिस्सा बने। लेकिन सवाल सिर्फ इतना सा है कि चार दीवारें कभी स्कूल नहीं हो सकती। वहां पानी भी चाहिए, बैठने के लिए टाट पट्टी भी चाहिए, और साथ साथ वो तमाम सुविधाएं चाहिए जो एक बच्चे को जरूरत है। क्योंकि जब बच्चा स्कूल आता है तो कुछ सीख कर जाए, ये उम्मीद के साथ आता है। लेकिन अगर 300 स्कूलों में शिक्षक नहीं होंगे तो फिर सूरत हाल शिक्षा का बदलेगा। यहां से कह पाना बेहद मुश्किल है कि बदलेगा, क्योंकि सच्चाई ये कि अगर शिक्षक नहीं होंगे तो भविष्य का निर्माण असंभव है। बिग बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।